नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जगह है, नाम है शामली। मुजफ्फरनगर के बिल्कुल पास में है ये जगह। और आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, वो घटना शामली की ही है। और कई बार आप लोगों की शिकायत होती है ना कि इतनी पुरानी पुरानी क्राइम की कहानियाँ या इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज मैं क्यों सुनाता हूँ। तो आज जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ उसे हुए महज कुछ ही घंटे अभी हुए हैं। यानी आज हम 8 अगस्त को हैं और ये एक रोज़ पहले 7 अगस्त की घटना है। हुआ यूं कि शामली में रहने वाले एक परिवार के दो लोग, यानी एक कपल, हस्बैंड वाइफ, वो बाइक से शामली से थोड़ी दूर पर एक जगह है जिस जगह का नाम है खुरगान, वहाँ पर जा रहे थे। और तकरीबन 21 किलोमीटर का सफ़र है। तो खुरगान में एक शादी थी। शादी किसकी थी? शादी थी जो कपल में जो लेडी है, जो महिला है, उसके भाई की। और जाने वाले कौन थे? शहनवाज और शहनवाज की पत्नी महफरीन। शहनवाज बेसिकली फर्नीचर का काम करता था, बिजनेस करता था और ठीक ठाक परिवार से दोनों का ताल्लुक़ था। दोनों की ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी और दोनों अब एक शादी में शामिल होने के लिए खुरगान जा रहे थे। सुबह का वक्त था। तो शहनवाज जो है अपने साले की शादी में जा रहा था, उसे अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट वगैरह भी देना था। तो उसने 1.5 लाख रुपए के नोटों की एक माला कैराना से खरीदी। कैराना भी शामली के पास ही एक जगह है, वहाँ से खरीदी, एक मार्केट से। और फिर दोनों बाइक पर सवार होकर आगे खुरगान गांव के लिए निकल गए। अच्छा वेदर था, सड़क रोड खाली खाली, बाइक में दोनों खुश चले जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो खुरगान पहुंचने वाले थे, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर थे। और जब 4 से 5 किलोमीटर दूर थे तब तक किसी ने शहनवाज की पत्नी महफरीन को फ़ोन किया। कॉल करने वाला क्या पूछ रहा था ये तो ऑब्वियसली महफरीन के अलावा और किसी को पता नहीं था। शहनवाज को भी पता नहीं था। शहनवाज बेशक बहुत पास था, दोनों एक ही बाइक में बैठे हुए थे आसपास बिल्कुल, लेकिन बाइक में हवा की आवाज़ भी होती है, कानों में लगती है। तो क्या बातचीत हो रही थी महफरीन से, उसकी पत्नी से, ये शहनवाज को नहीं पता चल रहा था। लेकिन महफरीन जिससे भी बात हो रही थी उससे कुछ जानकारी शेयर कर रही थी। उसे बता रही थी कि अब मंजिल आने वाली है, ठीक है, पुल पार करो, थोड़ा इंतज़ार करो, अभी पहुंचते हैं। इस तरह की बातें जो है वो महफरीन किसी रिश्तेदार को या किसी जानकार को फ़ोन पर बता रही थी। फ़ोन जैसे ही महफरीन ने रखा तो शहनवाज ने पूछा कि भाई किसका फ़ोन था, किससे बात कर रही थी। मतलब एक ऑब्वियस क्यूरियोसिटी होती है। तो महफरीन ने कहा कि अरे वो घर से ही फ़ोन आ रहा था कि कहाँ पहुँचे तुम लोग, तो यही मैं बता रही थी कि अभी पुल पार कर रहे हैं और अभी थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे, थोड़ा इंतज़ार करो। तो उन्होंने कहा, शहनवाज ने कहा अच्छा ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर में हम पहुँचने ही वाले हैं। लेकिन अभी बमुश्किल 800-900 मीटर या कहें कि 1 किलोमीटर आगे ये दोनों बढ़े थे बाइक से, तब तक एक सुनसान मोड़ पर 2 बाइक पर सवार होकर 3 से 4 लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने शहनवाज और महफरीन को घेर लिया। इनके पास नोटों की माला थी। शायद इन लोगों को उस माला की भनक या जानकारी मिल गई होगी। घेरने के बाद इन लोगों ने सीधे शहनवाज को चार्ज कर दिया और उसके पास जिस बैग में नोटों की माला थी उसे छीनने की कोशिश करने लगे। शहनवाज ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन ये विरोध करना जो है वो बहुत घातक साबित हुआ। जो भी 3 से 4 बदमाश जो यहाँ पर आधमके थे और नोटों की माला छीनना चाहते थे, उन सारे लोगों ने शहनवाज को बुरी तरह से पीटना शुरू किया। महफरीन ने अपने तौर पर उनको रोकने की कोशिश की, फरियाद की, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, लेकिन लुटेरों को तो अपने माल से मतलब था। शहनवाज बैग छोड़ नहीं रहा था, तो पहले तो पीटा और फिर पीटने के बाद भी जब शहनवाज काबू में नहीं आ रहा था तो फिर उन लोगों ने ताबड़तोड़ शहनवाज पर एक के बाद एक कई चाकू बरसाए। चाकू की वार जो है बहुत खतरनाक होती है, बहुत घातक। कई बार मुझे तो लगता है कि गोली से भी खतरनाक। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई बार चाकू जब किसी इंसान के बॉडी में पेनिट्रेट करता है, घुसता है ना, तो इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देता है और कई बार ब्लड वेसल्स कट जाते हैं। तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा हैमरेज होता है, खून बहुत ज़्यादा बहता है
और इंसान की चुटकियों में मौत हो जाती है। तो बहुत डेंजरस वेपन है अगर नेगेटिवली चाकू को यूज़ किया जाए तो चाकू से हमला हुआ और हमला होते ही शहनवाज बिल्कुल कोलैप्स होकर वहां पर गिर पड़ा। लुटेरे वो बैग लूटकर वहां से फरार हो गए। महफरीन अकेली बीच सड़क पर रोती चीखती चिल्लाती रही। फिर उसने फ़ोन किया अपने घर वालों को। थोड़ी दूर पर खुरगान में शादी थी तो पूरा परिवार वहाँ पर इकट्ठा हुआ था। सारे लोग वहाँ से चले आए। उन्होंने आकर देखा यह हालत कि घर के दामाद को किसी ने चाकू मारकर बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया है और बेटी रो रही है। तो वो भी बहुत परेशान हुए, घबरा गए। फ़ौरन शहनवाज को उठाकर पास के अस्पताल ले जाया गया, मगर अफसोस वहाँ शहनवाज को मृत घोषित कर दिया गया, जान नहीं बची। अब महफरीन की रो रो कर बुरी हालत थी। पति की मौत हो गई थी, वो भी आंखों के सामने। लाख कोशिश करने के बावजूद वो जान नहीं बचा सकी, तो रोना लाजमी था। वो बहुत बुरी तरह से रो भी रही थी। इस बीच पुलिस को खबर दी गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची। सीन ऑफ क्राइम का पुलिस ने बारीकी से मुआयना किया। हालांकि तब तक वहाँ बहुत कुछ था नहीं, क्योंकि लोग शहनवाज को उठाकर ले जा चुके थे और खून के धब्बे वगैरह थे। जो भी चीज़ें थी, पुलिस ने उन चीज़ों का बहुत बारीकी से मुआयना किया और बॉडी जो कि हॉस्पिटल में थी वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करने की शुरुआत की और सबसे पहले महफरीन से ही बातचीत की। हालांकि महफरीन की हालत बहुत ज़्यादा बातचीत करने जैसी थी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी। लेकिन फिर भी जब वो थोड़ी संभली तो उसके बयान पर पुलिस ने FIR भी दर्ज की। उसने पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे वो शामली से निकले, खुरगान जा रहे थे, बीच रास्ते में कैराना में रुके, वहाँ से नोटों की माला खरीदी 1.5 लाख रुपए की, बैग में रखा, आगे गए। घर वालों से बात हो रही थी और इस बीच कहीं से लुटेरे आए और वो लूटपाट करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और पति की उसकी आंखों के सामने मौत हो गई। तो बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दुखद घटना थी। अब पुलिस को इस मामले की तफ्तीश करनी थी और गुनहगारों को पकड़ना था। तो पुलिस ने जब FIR दर्ज की तो वो FIR महफरीन के बयान पर ही दर्ज की गई। लेकिन जब इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ऐसी बात सामने आई जिसका दूर दूर तक FIR में कहीं कोई जिक्र नहीं था, और ये अपने आप में एक शॉकिंग, एक अजीब सी बात थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि शहनवाज को चाकू तो मारा ही गया, उसे ब्लंट ऑब्जेक्ट से, लात घूंसों से भी मारा गया, लेकिन इसके अलावा उसे एक गोली भी मारी गई थी। अब ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग बात थी, क्योंकि इस कत्ल की चश्मदीद जो है वो महफरीन थी, खुद बीवी जो सामने खड़ी थी। उसने अपने लेवल पे कोशिश भी की थी। अगर गोली मारी होती कातिलों ने तो जाहिर है महफरीन ने देखा होता। महफरीन ने चाकू और तमाम हमले की बात बताई, गोली की बात क्यों नहीं बताई? कहीं ऐसा तो नहीं कि अफरा तफरी की वजह से महफरीन उस शूटआउट को नोटिस नहीं कर पाई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस के मन में अब ये सवाल था कि महफरीन ने क्या गलतफहमी में ये बात पुलिस को नहीं बताई, या इसके पीछे कोई साजिश है? तो पुलिस के मन में ये एक शंका अब होने लगी थी। इस बीच पुलिस ने तय किया कि वो जहाँ पर भी ये घटना हुई थी एग्जैक्टली वहाँ पर तो कोई CCTV फुटेज नहीं था, लेकिन उस रूट पर जो CCTV कैमरे लगे हुए थे, उस जगह तक पहुँचने के लिए जितने भी रास्ते, उन सारे रास्तों का CCTV फुटेज पुलिस ने देखने का फैसला किया। और साथ ही पुलिस ने यह भी फैसला किया कि वो शहनवाज और महफरीन दोनों के मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल को निकलवा कर उसकी बारीकी से जांच करेगी। ये बहुत ही एक कॉमन प्रैक्टिस है जो तफ्तीश में पुलिस करती ही है। तो CCTV फुटेज की जब जांच शुरू हुई तो पुलिस को जहां पर एग्जैक्टली ये घटना हुई थी उसके आसपास के अप्रोच रोड पर 2 बाइक पर सवार 4 लोग नजर आए। ये 4 लोग जो है संदिग्ध थे और इनको देखकर ये लग रहा था कि ये शहनवाज और महफरीन का काफ़ी दूर से पीछा कर रहे हैं, क्योंकि फुटेज शहनवाज और महफरीन की भी कैद हो रही थी तस्वीरों में। तो अलग अलग कैमरों से ये पता चला कि शहनवाज और महफरीन का कुछ लोग जो है वो पीछा कर रहे थे और इन्हीं लोगों ने आगे उनको ट्रैप करके, रोक करके उन पर ये घातक हमला किया होगा। तो ये सीक्वेंस जो है CCTV फुटेज वाइज बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता था। अब जब पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई तो पुलिस ने देखा कि शहनवाज के मोबाइल फ़ोन में कुछ भी अनयूजुअल चीज़ नहीं है, लेकिन महफरीन के मोबाइल फ़ोन में पुलिस ने यह देखा कि महफरीन की किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर बहुत ज़्यादा बार बातचीत होती है, और वो बातचीत जो है दिन दिन रात रात को होती है और घंटों होती है। अब पति के रहते हुए एक शादीशुदा महिला या लड़की वो किसी से घंटों बात कर रही हो किसी एक नंबर पर, तो या तो वो कोई नाते रिश्तेदार होगा, हो सकता है बहन हो, कोई सहेली हो, कोई दोस्त हो, माँ हो,
लेकिन जब इस नंबर के बारे में पुलिस ने पता किया तो ये नंबर जो है उन्हीं के जानने वाले एक लड़के का निकला जो दूर के रिश्ते में महफरीन का देवर लगता था। उसका नाम है तसव्वुर। तो तसव्वुर से महफरीन की लगातार बात हो रही थी और बड़ी लंबी बातचीत हो रही थी। लेकिन ये तो कॉल डिटेल का सिर्फ एक पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि कत्ल से पहले जो लास्ट कॉल महफरीन की किसी से भी हुई थी, वो लास्ट कॉल जो है वो तसव्वुर के साथ ही हुई थी। अब ये अपने आप में एक अजीब बात थी, क्योंकि महफरीन ने पुलिस को पूछताछ में ये बताया था कि मेरी बातचीत घर वालों से हो रही थी और मैंने घर वालों को ये बताया था कि हम थोड़ी ही दूर में पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। मेरे पति ने, शौहर ने, शहनवाज ने पूछा भी था किससे बात हो रही है, मैंने बताया भी था कि मेरी घर वालों से बात हुई और इसके बाद ये घटना हो गई। तो महफरीन ने पूरी कहानी तो ऐसे ही बताई थी, लेकिन जब कॉल डिटेल महफरीन की निकाली गई तो पता चला कि महफरीन की आखिरी बार जो बातचीत हो रही थी वो तसव्वुर से ही हो रही थी। और तसव्वुर से जो वो बातचीत कर रही थी उसमें उसने तसव्वुर से कहा था कि मंजिल आने वाली है, पुल पार करो, बस थोड़ा इंतज़ार करो। ये सारी बातें जो है वो शहनवाज सुन रहा था। शहनवाज ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि किससे बात हो रही है, तो महफरीन ने बताया कि घर में बात हो रही है, वो बुला रहे हैं कि भाई कहाँ रह गए तुम लोग। तो हमने बताया कि बस हम पहुँच ही रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार करो। तो ये सारी बातें अगर तसव्वुर से हो रही थी तो तसव्वुर से इन बातों का क्या मतलब था, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके बारे में पुलिस ने जब तफ्तीश आगे बढ़ाई तो वो राज खुला। बेसिकली महफरीन आखिरी बार जो बातचीत कर रही थी वो तसव्वुर से ही कर रही थी, और ये सारी बातें कि मंजिल आने वाली है, बस थोड़ा इंतज़ार करो, ये सारी बातें जो है वो तसव्वुर को बता रही थी। और तसव्वुर से ये बातें वो कोड लैंग्वेज में कर रही थी ताकि अपने पति शहनवाज को ये पता न चले कि उसकी बातचीत किसी गैर आदमी से, किसी मेल मेंबर से या किसी अपने बॉयफ्रेंड से हो रही है। वो कोड लैंग्वेज में ये बातें तसव्वुर को बता रही थी। तसव्वुर को ये बता रही थी कि पुल पार करो मतलब अब तुम लोग करीब आ जाओ, बस थोड़ा इंतज़ार करो मतलब हम लोग अब उस पर्टिकुलर जॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां पर तुम हमला करोगे, और मंजिल आने वाली है मतलब हम उस जगह के करीब आ रहे हैं। तो ये सारी बातें कोड लैंग्वेज में वो कर रही थी और उसने पहले ही तसव्वुर के साथ इन कोड लैंग्वेजेस को डिसाइड कर लिया था कि जब भी तसव्वुर फ़ोन करेगा तो मैं इसी तरह से बातचीत करूंगी। दोनों के बीच में ये बातचीत पहले ही तय हो चुकी थी। और इसी प्लानिंग के तहत जैसे ही वो पर्टिकुलर पॉइंट पर शहनवाज और महफरीन पहुंचे, तसव्वुर और उसके साथियों ने, दोस्तों ने इन दोनों को घेर लिया। और फिर प्लानिंग के तहत तसव्वुर ने अपने ही भाई शहनवाज की हत्या कर दी, जो दूर के रिश्ते में भाई लगता था। और हत्या भी ऐसे वैसे नहीं, मारा पीटा, चाकू मारे, फिर गोली भी मारी और इस तरह से हत्या की। इसमें पुलिस को जो हत्या का तरीका है, उसने भी पुलिस को इस मामले में एक लीड दिया था। वो लीड क्या थी? वो लीड ये थी कि लुटेरे जो भी होते हैं उनका मकसद जो है लूटपाट करना होता है, और अक्सर लुटेरे तभी किसी को गोली मारते हैं या बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं जब वो आदमी जो है लूट को बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करने की कोशिश करे, या लुटेरों को लगता है कि इसकी वजह से हम कहीं पकड़े न जाएं या हमारी लूट की कोशिश नाकाम ना हो जाए। अदरवाइज़ लुटेरे जो है वो अपना काम करके निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से मारा पीटा गया, गोली मारी गई और फिर चाकू भी मारे गए, उससे ये लग रहा था कि जो भी लुटेरे थे उनका मकसद लूटपाट करना शायद कम और शहनवाज की हत्या करना ज़्यादा था। तभी शहनवाज पर इतने तरीके से हमले किए गए। तो ये जो कत्ल का तरीका था, मौत का तरीका था, उसने भी पुलिस को एक लीड दी थी। अब जब सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ जब मोबाइल फ़ोन की डिटेल निकली तो ये पूरी बात साफ हो गई कि कत्ल जो है वो प्लानिंग के तहत की गई थी, और प्लानिंग भी किसी और ने नहीं बल्कि महफरीन ने अपने ही देवर, जो उसका बॉयफ्रेंड भी था, उसके साथ मिलकर रची थी। अब इसमें एक ख़ास बात यह भी है कि उसके पति शहनवाज को इसके बारे में खबर थी कि उसकी बीवी का तसव्वुर से अफेयर चल रहा है। दोनों को उसने आपत्तिजनक हालत में देखा था और इसके बाद उसने जो है डांटा भी था अपनी पत्नी को, और कथित तौर पर पत्नी के साथ मारपीट भी की थी। बस इसी बात से गुस्से में आकर तसव्वुर ने और महफरीन ने कत्ल की ये पूरी साजिश रची, और पूरी साजिश रचने के बाद उन्होंने प्लान करके हत्या कर दी। तो ये था पूरा घटनाक्रम। इस पर आपका नज़रिया क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्टोरी में बताया था, वो कहानी मुंबई के दहीसर की थी जिसमें एक महिला ने अपने पति की हत्या की थी और लाश जो है वो घर की रसोई में दफना दी गई थी। तो उस कहानी पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स जो है फ़िलहाल पढ़ता हूँ, जो हमारी परिपाटी है उसके मुताबिक।
हमारे दर्शक हैं महिपाल सिंह, उन्होंने ये कहा है कि थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप लोग इतनी अच्छी बातें मेरे लिए लिखते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो एक हमारे दर्शक मित्र हैं, वो उन्होंने एक दिन लिखा कि आप वो चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, वो कमेंट्स पढ़ लेते हैं जिसमें लोग आपके लिए पॉजिटिव और अच्छी बातें लिखते हैं, लेकिन आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ते। तो मैं अब धर्म संकट में पड़ गया हूँ कि आप लोग जो पॉजिटिव कमेंट देते हैं, मैं उस पॉजिटिव कमेंट या फीडबैक को पढ़ूँ भी या ना पढ़ूँ। एनीवे, महिपाल सिंह जी का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आप बच्चों के बारे में बातचीत करते हैं और उनके साथ बातचीत करते हुए आप स्नेह और प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, वो जो है एक अच्छा साइन है, एक अच्छा सिग्नेचर है। थैंक यू वेरी मच। शंकर दयाल मिश्रा जी ने कमेंट किया है और उन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा पवन कुमार जी ने कहा है कि अवैध संबंधों की वजह से अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, इनसे बचना चाहिए। क्रिप्टो प्लस के नाम से एक आईडी है, विक्टिम का भाई अनीस शेख को सलाम, जिसने अपने भाई को जस्टिस दिलवाया। नाजिम अली रामपुर से हैं और इनका ये कहना है कि मैं उनका कमेंट नहीं लेता हूँ और वो रोज़ कमेंट करते हैं, आपका शो भी नहीं छोड़ सकता इसलिए कि आपका अंदाज़ मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो दोस्त देखिए, आज आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया। ये बस इत्तेफाक की बात है, मैंने तकरीबन मैं हर रोज़ ये बात कहता हूँ कि जो भी कमेंट्स मेरी आंखों के सामने आते हैं, मैं रैंडमली उसको स्क्रॉल करता रहता हूँ, आप देख ही रहे हैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। तो मैं कोई डिस्क्रिमिनेट करके या जिसे कहते हैं ना कि इसका कमेंट पढ़ूंगा इसका नहीं पढ़ूंगा, इस तरह की कोई प्लानिंग करके तो आता नहीं हूँ, और ऐसा करूँगा भी क्यों। आप सारे लोग मेरे लिए उतने ही मतलब रिस्पेक्टेबल हैं और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार मिलता है। तो जगदीश चांडीगढ़ जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। निवेदिता गुप्ता जी भी रेगुलर सुनती हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। हकमा मोदी कुछ इस तरह से नाम है। तो एनीवे, उन्होंने ये कहा है कि हम आपकी कहानी रोज़ सुनते हैं और हर कहानी के इंतज़ार करते हैं, लेकिन आप हमारा नाम नहीं लेते। तो आपका नाम जो है वो आईडी में क्लियरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हकम या हकमा कुछ ऐसा है आपका जो फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम मोदी है, तो मैंने ले लिया। चलिए, बहुत स्वागत आपका। जगदीश जगदीश मुरारी सिंह एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। इसके अलावा अक्षय वायनाडे का कमेंट है, बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कहा है कि आप बंगाल से हैं फिर भी आपकी हिंदी अच्छी है, 3 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा है कि शमसर से भी वो रेगुलर कहानी सुनते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि बाहर देश के हो और वो भी वाइब आएंगे। एनीवे, इनके कमेंट में कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे ठीक से समझ में नहीं आई। बहुत स्वागत है आपका फिर भी। सैयद परवेज़ साहब का कमेंट है और एक हमारे दर्शक हैं, उनकी आईडी जो है प्लेबॉय के नाम से है और उन्होंने ये लिखा है कि मेरा कमेंट पढ़ने में शर्म आती है क्या। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने जैसे कहते हैं कि डांटा फटकारा भी है, लेकिन बाद में सर जी लिख के थोड़ा सा सम्मान भी दिया है। तो चलिए, बड़ा लिहाज किया आपने, बहुत धन्यवाद आपका। शर्म क्यों आएगी दोस्त, ये बताइए। आपका कमेंट क्या कुछ शर्मनाक होता है जो शर्म आनी चाहिए? मतलब मुझे लगता है ये बड़ा गैर ज़रूरी सा सवाल है आपका। वर्षा जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, और वेरी नाइसली नैरेटेड उन्होंने लिखा है। अब्दुल गफ़ार जी का कमेंट है और इसके अलावा मुकेश शर्मा जी का कमेंट है, स्वागत है आपका। उन्होंने ये कहा है कि ये कहानी पहले भी सुनी है और फिर से सुन ली, आप सुना रहे थे, कोई और सुनाता तो शायद मैं नहीं सुनता। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा है कि मेरा कमेंट न पढ़ें, कोई बात नहीं, मेरे बदले आप किसी और साथी का कमेंट्स पढ़ दिया करें प्लीज़। आपके बदले क्यों, आपके बदले आप ही का कमेंट मैं पढ़ूंगा जो आपने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा स्टूडियो BN के नाम से एक आईडी है, भंवरलाल सुतार इनका नाम है, और इन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी और शमसर की कहानी सुनने में मज़ा आता है, आप डेली कहानी लेके आया करो। और राजू ने भी कमेंट किया है, इन्होंने गुड इवनिंग सर जी लिखा है। अली पाशा का कमेंट है, स्वागत आपका। राघवेंद्र तिवारी जी का कमेंट है। अशोका शुक्ला का कमेंट है और उमेश भूंया जी हैं, ये भी रेगुलर लिसनर हैं, हमारे कमेंट करते हैं। राकेश पाटीदार साहब हैं और अरविंद पटेल साहब हैं। एक और ख़ास बात आपको बताऊं, बेसिकली हाल के दिनों में मैं कल भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि ऐसे बहुत सारे मामले हुए जिसमें लाइफ पार्टनर्स ने, मतलब पति पत्नियों ने एक दूसरे को धोखा दिया, और ज़्यादातर मामले तो मैं ऐसे देख रहा हूँ जिसमें बीवियाँ जो है वो बड़ी घातक साबित हुई और अपने अपने पतियों की जान ले रही है। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। मुझे तो लगता है कि शायद मैं वो कहानी पहली बार आप लोगों को सुना रहा हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि पहले भी वो स्टोरी सुनी है, और मेरे मन में ये शक या सवाल रह जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कुछ दर्शक कुछ
पुरानी स्टोरी और इस स्टोरी को मिलाकर कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं, या फिर मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूँ, मैं ये भी सोचता रहता हूँ। बहरहाल इस तरह की घटनाएं, एक जैसी घटनाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन हर बार ये घटनाएं चौंकाती ज़रूर हैं, हैरान ज़रूर करती हैं कि कोई इंसान जिसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता है, एक चार दीवारी के अंदर रहता है, प्यार मोहब्बत रिश्ते की बुनियाद होती है, बच्चे होते हैं, वो इस तरह की ख़तरनाक साजिश कैसे रच सकते हैं। खैर, ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।